तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यू आर सो नॉट इनवाइट टू माई पिट्स नाम की इस सीरीज़ के बारे में। दोस्तों ये शो सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर ये आपको देखने को मिली है। 3 से 4 सप्ताह पहले इसे लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये अभी तक ट्रेंडिंग में है। और आप में से किसी भाई ने कमेंट किया था कि इस सीरीज़ पर यानी इस मूवी पर आपको एक तरह से वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग यानी इससे रिलेटेड टोटल आपको सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब हम इस सीरीज़ के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं, यानी मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। तो दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर सो नॉट इनवाइटेड टू माई बैट मिट्सवा। आप मेरे बैट मिट्सवा में आमंत्रित नहीं है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, आज हम इसके बारे में पूरा खुलकर बताएंगे। ये एक 2023 की अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो सैमी कोहन द्वारा निर्देशित, मतलब इसके डायरेक्टर सैमी कोहन है, और एलिसन पेक द्वारा लिखित और एडम सैंडलर द्वारा निर्मित है। इसी नाम से 2005 के युवा वयस्क उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सनी बैडलर, सामंथा लॉरेंस, हिमिदा मैजन, जैकी सैंडल, एडम सैंडल, सैंडी सैंडलर और डॉल्फन्स हॉलमैन है। दोस्तों आपको बता दो, शारा शमन, डैन बुल्ला, इंडो मैसरी, जैकी हॉपमैन और लुइस है। गुनमैन भी है। ये दो सबसे अच्छे दोस्तों की कहानी है जिनकी बैट मिजवा योजनाएं विफल हो जाती है, क्योंकि वे एक ही लोकप्रिय लड़के पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ते रहते हैं। हैप्पी मेडिनेश प्रोडक्शन और अलाई एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ गई थी, आज से 4 दिन पहले ही। इसकी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको। स्ट्रेसी फ्रीडमैन एक ऐसी लड़की है जो अपने आगामी बैट मिट्सवा के बारे में सपने देखती है, जिसमें अपनी BFF लीडिया रोइट्सकॉट के साथ पल साझा करना, उसके साथ क्रश एंडी गोल्डफ्राम के साथ नृत्य साझा करना शामिल है। साझा करना मतलब शेयर करना। तो दोस्तों वह अपने माता पिता ब्री और डैनी के साथ एक परफेक्ट पार्टी रखने के लिए झगड़ती है, और जो उसे लगता है वह उसके भविष्य के लिए तैयार करेगी, और उसे अपनी बड़ी बहन रोनी से समर्थन मिलता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। आपका शेयर करना हमें खुशी देता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वापस आते हैं हम अपने वीडियो पर। जब लीडिया को लोकप्रिय लड़की किम चान कोहेन के घर पर आमंत्रित किया जाता है तो स्टेसी बेबी उसके साथ टैग हो जाती है। सब लड़कियां एक ऊंची कगार पर जाती है जहां एडी और उसके दोस्त उनसे मिलते हैं। हिम्मत करके और एडी को प्रभावित करने के लिए स्टेसी कगार से नीचे पानी कूदने के लिए सहमत हो जाती है। एडी और बाकी सभी सिक्योरिटी पाने की उसकी खुशी अकाल्पनिक होती है। जब उसका खून से सना मैक्सी पेड उसके बगल में तैरता है तो एडिसन द्वारा उस पर हंसने और लीडिया को समूह के साथ हंसते देखकर क्रोधित होकर स्टेसी ने इसे बुलाने का निर्णय किया। लीडिया ने उस समय घोषणा की जब एडी ने उस समय क्रश मर गया। जब पहली बार स्कूल फिर से शुरू होने पर स्टेसी की जल्दी पता चल जाता है कि लीडिया और एंडी एक दूसरे के साथ बाहर जा रहे हैं। ठगा सा हुआ महसूस करते हुए स्टेसी ने उससे बात करना बंद कर दिया। वह ज्ञात समूह को एक टेक्स्ट संदेश भेजती है कि लीडिया निपल्स पर बाल हैं। स्टेसी यहाँ तक कि अपमानजनक व्यक्तिगत वीडियो क्लिप के साथ लीडिया के साथ आगामी बैट्स मिट्सवा के लिए बनाए जा रहे प्रवेश वीडियो को भी नष्ट कर देती, हालांकि वह इसे नहीं भेजती है। स्टेसी एडी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। वह एडी की दादी को सेवानिवृत्ति ग्रह पर भी जाती है। वह अपने आप को उस उम्र से सबसे अधिक बड़ी और सबसे अधिक लोकप्रिय दिखाने की कोशिश करती है। वह अपने माता पिता से अपने बैट्स मिट्सवा के आकर्षण और वह कौन से कपड़े पहन सकती है इस बात पर बहस करती है। एडी अंततः स्टेसी के साथ उसका पहला चुंबन देने की पेशकश करता है।
टोरा संदूक के सर्दे के पीछे छुपे हुए अपने शिक्षक रब्बी रेबेका द्वारा बाधित होते हैं। इससे उसके और डैनी के बीच अधिक लड़ाई होने लगती है। लीडिया की माँ गेबी, जो नहीं जानते कि स्टेसी और लीडिया लड़ रहे हैं, फ्रीडमैन्स के पास जाती है। लीडिया और बेटी के साथ मिट्सवा में प्रवेश वीडियो के लिए पूछती है। इसमें क्या है, वह एहसास न होने पर ब्री इसे उसे भेज दिया। लीडिया के बैट मिटवा के दिन प्रवेश वीडियो पर डीजे मुशमुल द्वारा चिल्लाया जाता है। हालांकि स्टेसी उस वीडियो को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नुकसान हो चुका होता है। जब लीडिया उसकी पार्टी में जाने वाली होती है तब वह भाग जाती है और गुस्से से स्टेसी को बाहर जाने के लिए कहती है। जब स्टेसी का बैट मिसवा वाला दिन आता है तो वह तिस्सा के साथ तारसा से टोरा पढ़ने के लिए जाती है। लीडिया और उसके माता पिता वहाँ नहीं देखकर वह रुकती है और एकत्रित दर्शकों के सामने सब कुछ कबूल कर लेती है और एंडी को भयानक होने और लीडिया पर उससे अलग करने के लिए खरी खोटी सुनाती। इस कबूलनामे के बाद उसे डैनी के आग्रह पर अपना टोरा पढ़ना समाप्त किया। बाद में स्टेसी लीडिया से माफ़ी मांगने के लिए भागती है और उस रात बाद में अपनी पार्टी में आने के लिए कहती है। जब लीडिया उसके माता पिता आते हैं तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पार्टी को लीडिया और स्टेसी दोनों के लिए एक नई पार्टी में बदल दिया है। लड़कियां एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाती है। स्टेसी अपने स्कूल के एक अलग लड़के मोटाओ के साथ नृत्य करना शुरू कर दी, जो अक्सर स्टेसी पर ध्यान आकर्षित करता था। कुछ समय बाद स्टेसी लीडिया दोनों उनके दोस्तों ने सेवानिवृत्ति गृह मदद के लिए बिक्री की। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं वह सैमी कोहेल हैं। एलिसन पैक ने इसे लिखा है। ये एक उपन्यास पर आधारित है, मतलब एक नोवेल के ऊपर जिसका नाम है आपको फियोना रेबल्स माय बेड्सवा यू आर नॉट इनवाइटेड इन माय बेड्सवा। एडम्स इसकी जो प्रोडक्शन है वो एडम सैंडलर है। प्रोड्यूसर्स डिम हैडली, लेसी मगेसी, एलिसा कोलवेज टटन। इसके जो स्टार कास्ट हैं इदीना मेंजेल, लेकी सैडलर, एडम सैडलर, सैंडी सैडलर, सनी सैडलर, सामथा लॉरेंस, डायना हॉफमैन, सारा शमन, होरा बुल्ला, इंदो मसरी, जैकी हॉफमैन, लुइस गुनमैन, बेनी हार्डविक। इसका जो बेनी हार्डविक ने इसका सिनेमेटोग्राफी की है, 2 से शूट किया है। जेमे के एक द्वारा इसे संपादित किया गया है। इसमें जो म्यूज़िक दिया है वह है अमाता यामाडे है। इसकी प्रोडक्शन कंपनियां हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शन और मिस्र धातु प्रोडक्शन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है नेटफ्लिक्स ने। रिलीज हो गया था 25 अगस्त 2023 को ही, मतलब आज से 4 दिन पहले। ये इसका पूरा समय है 103 मिनट और इसकी ओरिजिनल USA से आई भी है। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज अंग्रेजी है। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम पूरा वीडियो में बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ खुलकर बताने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने और ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंच सके। तो अब इसके कास्ट की हम बात कर लेते हैं। स्टेसी की माँ बी फ्रीडमैन के रूप में इमिदा मेंडल, जैकी सैडलर लीडिया की माँ गैबी रॉक स्कॉट्स के रूप में, स्टेसी के पिता डैनी फ्रीडमैन के रूप में एडम हैसलर, स्टेसी की बड़े बहन रॉकी फ्रीडमैन के रूप में सैंडी सैंडलर, स्ट्रेसी फ्रीडमैन के रूप में सनी सैडलर, एक युवा लड़की जो अपने बैट मिटवा का इंतज़ार करती है। स्ट्रेसी की सबसे अच्छी दोस्त लीडिया रोडिस कार्ड्स के रूप में, समाथा लॉरेंस एंडीज गोल्फर्स के रूप में, डॉयलेस हॉफमैन एक लड़का जो स्ट्रेसी का प्रेमी है, रोबेका एक रब्बी के रूप में, सारा समर्थ और बुल्ली जेरी और केटर के रूप में, डीजे मशूल के रूप में, इंडो मोसरी लीडिया और मेट्स विश्वा के एक डीजे, आयरीन के रूप में जैकी हॉफमैन, लीडिया के पिता एल्डी रोड्रिग्स के रूप में लुइस गुजमैन। बाकी कलाकारों में मोटो के रूप में डीनी स्कॉट वॉजेकर शामिल है। एक लड़का जो स्ट्रेसी को पसंद करता है, किम चाइन कोहन के रूप में मिया सेज एक लोकप्रिय लड़की जिससे लीडिया की दोस्ती है, तारा के रूप में डायलन कोलो, निक्की के रूप में थोरेब जट्टा कोबस्टर जारा के रूप में, रोनी की सबसे अच्छी दोस्त स्टीव बोमेसी के माइकल बोमेसी की एक सेवानिवृत्त गृह आर्दली के रूप में, और बुढ़िया कोपरमैन एडी की दादी के रूप में।
तो ये थी तो इसकी पूरी स्टार कास्ट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं पूरी प्रोडक्शन की। 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की थी कि फियोना रोसेम्ब्लूम के 2005 के युवा वयस्क उपन्यास को दोस्तों नोबेल भी बोलते हैं, यू आर नॉट सो इनवाइटेड टू माई बैट्स मिट्सवा की पटकथा लेखक एलिसन पेकी द्वारा सेमी कोहेन द्वारा निर्देशित और एडम सैंडलर द्वारा अभिनेत्रित इसी नाम की एक फीचर फिल्म का रूपांतरण किया जा रहा है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जून 2022 को टोरंटो कनाडा में शुरू हुई और 11 अगस्त तक चली। अलाई एंटरटेनमेंट ने हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शन के साथ फिल्म पर सह उत्पादन कंपनी के रूप में काम किया। जुलाई 2022 में इंदिना मेंजल, जैकी सैंडी सैडलर, सनी सैडलर, समांथा गौरम, ड्वेन हॉफमैन, शारा शैमन, डैनी बुल्ली, इंडो मेरिसी, जैकी हॉफमैन, लुइस गुंजमैन को फिल्म में लाई जाने की बात सामने आई। यू आर नॉट सो इन्वाइटेड की रिलीज डेट 25 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था। जैसा कि आपको बताया, समीक्षा क्रिकेटर वेबसाइट रोटन टॉमेस पर 72 आंकड़ों में 92% समीक्षा मिली, जिसकी औसत रेटिंग में 10/6.9 पे 10 में से लगभग आप 7 की ही मान लीजिए, क्योंकि 6.9 7 ही होता है लगभग। तो ये वेबसाइट की सर्वसम्मति में आया कि आने वाले कॉमेडी को साधारण पुरानी यादों को दरकिनार करती। यू आर नॉट सो इन्वाइटेड बाय बैट्स मिट्सवा की चिंता में ताज़ा हास्य ढूंढती और स्टार सनी हेडर और उसके उज्ज्वल भविष्य का सुझाव देती है। मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 20 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 71 का स्कोर, जो आमतौर पर अनुकूली समीक्षाओं को प्रसारित करते हैं, मतलब अच्छे से बहुत अच्छा, एवरेज से काफ़ी ऊपर। तो ये जो ये है ना, इनको रिव्यू इतना अच्छा मिला है। और अब हम इनके बारे में खुलकर बात कर लेते हैं कि स्टार कास्ट के बारे में, इनकी बायोग्राफी भी जानेंगे, इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं और वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं इनकी जो एक्ट्रेस है इदीना मेंजेल के बारे में। इनके बारे में हम आपको खुलकर बताएंगे कि ये क्या पहनती है, क्या इनकी बायोग्राफी है, कैसे इन्होंने काम शुरू किया, कैसे ये एक्ट्रेस बनी, सब कुछ इनके बारे में बताएंगे, पूरी बायोग्राफी खुल के बारे में। इदीना किम मेंजल्स, और इनके एक्टिंग का भी रिव्यू देंगे कि क्या इन्होंने एक्टिंग की है, सब कुछ बारे में। तो इदीना किम मेंजेल, इनका जन्म 30 मई 1971 को एक अमेरिकन अभिनेत्री 1971 को हुआ था। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री और सिंगर भी है, बोले तो गायिका। ब्रॉडवे पर संगीत में उनके पास काम के लिए विशेष रूप से पहचाने जाने वाली उनकी प्रभावशाली स्टेज उपस्थिति, शक्तिशाली मेजोसोपान में उनके ब्रॉडवे की रानी का उपनाम दिया गया है और अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली मंच पर अभिनेताओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित मंच और स्क्रीन और संगीत में मुख्यधारा की सफलता हासिल करने के बाद उनकी प्रशंसा में एक अमेरिकी संगीत पुरस्कार, एक बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार और एक टोरी पुरस्कार, साथ ही एट अ टाइम एनी पुरस्कार, 3 ड्रामा लीग पुरस्कार और 4 ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। 2019 में मेंजल को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का एक स्टार मिला और 2022 में डिज्नी लीजेंड नाम दिया गया, जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है। मंजेल को 1996 में एक स्टेज अभिनेत्री के रूप में प्रमुखता से उभरी। उन्होंने रॉक म्यूजिकल रेंट में मॉरिन जॉनसन के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिससे उन्होंने म्यूजिकल में सबसे फीचर्ड अभिनेत्री के लिए एक टोनी पुरस्कार का नामांकन मिला है। 2003 में उन्होंने म्यूजिकल बेकेट में अल्फा की ब्रॉडवे भूमिका की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता। शो की लोकप्रियता, मंजिल के चरित्र, उनके सिग्नेचर गीत डिफाइन ग्रेविटी ने उन्हें समर्पित संगीत के पुरस्कार जिताया। और इसके साथ साथ उन्होंने म्यूजिकल वीकेंड अल्फ़ाबेट में ब्रॉडवे की भूमिका की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के साथ साथ उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का भी पुरस्कार जिताया। शो की लोकप्रियता, मंजिल के चरित्र और उसके बाद सिग्नेचर गीत, उन्होंने पूरा
थिएटर का अनुभवी अनुयायी बना दिया गया था और 2005 में शो छोड़ने के बाद उन्होंने संगीत के मूल में बेस्ट एंड भूमिका दोहराई। 2006 तक उत्पादन बेस्ट एंड थिएटर इतिहास में सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाली अभिनेत्री बन गई। 2014 में मेंजल संगीत में इफ थैन में एलिजाबेथ वॉन के रूप में ब्रॉडवे लौटी, जिसके लिए उन्हें तीसरा टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। मेंजल ने 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्म और टेलीविज़न श्रृंखला का बदलाव करना शुरू किया। 2005 की म्यूजिकल फिल्म रूपांतरण में अपनी रेंट भूमिका को दोहराने के बाद उन्होंने डिज्नी की म्यूजिकल फंतासी फिल्म एना चार्टेड 2007 में नैन्सी ट्रेमाइगन के रूप में चुना गया। अंततः 2022 की सबसे अगली कड़ी में भूमिका में लौट आई। उन्होंने 2010 से 2013 तक संगीत में टेलीविज़न श्रृंखला गली में आवर्ती चरित्र शेल्बी कोरेकैन की भूमिका निभाई। 2013 से मेंजल ने डिज्नी का फ्रोज़न फ्रेंचाइजी एल्सा की आवाज़ दी, जिसमें अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली 2 एनिमेटेड फिल्में शामिल है। लेट इट गो एक संगीत जो उन्होंने अपनी पहली फिल्म में रिकॉर्ड किया था, बिलबोर्ड पर 100 सबसे अधिक 5वें नंबर पर पहुंच गया है, जिसके साथ वे चार्ट पर शीर्ष स्टैंड पर अर्जित करने वाली पहली टोनी पुरस्कार अभिनेत्री बन गई है और एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। क्रॉसओवर सफलता मेंजल की सबसे बड़ी फिल्म परियोजना में सामयिक भूमिका निभाई है, जिसमें अनकैट जेम 2019, सिंड्रेला 2021 और यू आर नॉट सो इनवाइटेड माय मिर्ज़ा 2023 शामिल है। एक लगातार रिकॉर्डिंग कलाकार और गीतकार के रूप में मेंजल में 7 स्टूडियो में एल्बम जारी किए, जिनमें आई स्ट्रेटेड 2008 और हॉलीडेज विशेष 2014 शामिल है। बाद वाला बिलबोर्ड 200 के 6वें स्थान पर पहुंच गया और उसे अब तक का सबसे अधिक चार्टिंग स्टूडियो दिया है। दोस्तों, इनकी अर्लियर लाइफ और एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इदिका क्रिमचैंडमेट का जन्म 30 मई 1971 के मैनहट्टन में हुआ था। वह लगभग 3 साल की उम्र तक न्यू जर्सी में पली बली और इसके साथ साथ ही उनका परिवार लॉन्ग आइलैंड सियोट न्यूयॉर्क चला गया। पहले दोस्तों आपको बता दी न्यू जर्सी में 3 साल तक पढ़ी और इसका परिवार है ना लॉन्ग आइलैंड ऑफ सियोट न्यूयॉर्क में चला गया। इसके माता पिता स्टूड मैनजेट एक पैजामा विक्रेता और हेडल गोल्डबर्ग एक चिकित्सक है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम कारा है। मंजिल यहूदी है। उनके माता पिता और दादा दादी रूस से आए थे। मेंजल ने प्लेबैक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में इरवाइन पेल्सिस इंक्रावर्टी स्कूल से पढ़ाई की और फिर सियोसेट का HB थॉमसन मिडिल स्कूल में सियोसेट हाई स्कूल में। जब मनसेन 15 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनमें से एक शादी और बेट मिट्ज़वा के आय के रूप में अपना काम शुरू कर दिया गया। वह नौकरी उसे अपने पूरे समय न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में टीस स्कूल आर्ट्स में जारी रखी, जहाँ तक वह स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1992 में नाटक में ललित कला की डिग्री प्राप्त की। 1900 संयुक्त राज्य अमेरिका में मेंजल परिवार द्वारा अपनाए गए उच्चारण को बेहतर ढंग से परिवर्तित करने के लिए दिना ने अपने उपनाम बर्तनी के रूप में मेंजल में बदल दिया। रेंट के साथ काम करने से पहले उसे अभिनेता एडम पाल्की से दोस्ती थी। 2017 में आयरिश न्यूयॉर्क स्थित संगीत गायक जिम वॉल से कहा कि 1992 में मेंजल ने उसके लिए इज योर आइज गीत एक डेमो रिकॉर्ड दिया था। इसे आयरिश गायक निमाक कतवाग के लिए यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 1993 जीता था। रिकॉर्डिंग के लिए मेंजल का $75 का भुगतान किया गया था मात्र। दोस्तों, अब इनके करियर की बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इनके आगे के बारे में। तो इनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। हमने रेड टू वाइट पार्टी 1996 और 2000 के बीच की बात करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं इनका जन्म 30 मई 1971 में हुआ था। इस हिसाब से इनकी एज जो है 52 ईयर्स ओल्ड है और अब भी इस उम्र में लगभग 52 की उम्र में भी ये पूरी यंग दिखती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। न्यूयॉर्क शहर USA में रहती है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय BSF में इनकी शिक्षा हुई थी। अभिनेत्री और गायक हैं। 1995 से वर्क कर रही है और अभी तक ये वर्क कर रही है।
जीवन साथी हैं उनका नाम है, इनके जो हस्बैंड उनका नाम है टिएडमे, और 2003 से 2014 तक, उसके बाद 2017 के बाद इन्होंने तलाक लिया। उसके जिस बाद हारून लाहौर जो एमए 2017 से लेकर के अभी तक है। इनके बच्चे एक है। पुरस्कार की पूरी सूची है वो आपको बता दी जाएगी आगे। इनकी शैलियाँ संगीत करियर में ब्रॉडवे, जल्दी से आना, स्वर, चट्टान और वोकल्स। ये वोकल्स ज़्यादा करती हैं। लेवल किस पे जा चुका है? हॉलीवुड, वार्नर, चुस्ती कुश्ती, स्कूल छात्रा, वॉकमैन रिकॉर्ड्स पर, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अब हम जानेंगे इनके बारे में। और 1995 में मेंजल ने रेंट के लिए एक ऑडिशन दिया, जो उनके पहले पेशेवर थिएटर नौकरी और उनका ब्रॉडवे डेब्यू बन गया। रेड ने 26 जनवरी 1996 को न्यूयॉर्क थिएटर वर्कशॉप में ऑफ ब्रॉडवे खोला, लेकिन इनकी लोकप्रियता के कारण इन्हें ब्रॉडवे के नीदरलैंड थिएटर में स्थानांतरित कर दिया। संगीत के मूलकार कलाकारों में मॉरिन जॉनसन के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जेनसन को ब्रिंग इन द फंक के लिए इन्हें ड्यूक्सन से हारकर संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेत्री के रूप में टोनी नामांकन प्राप्त हुआ। संगीत में उनका अंतिम प्रदर्शन 1 जुलाई 1993 को था। दोस्तों ये एक मूवी भी है और सीरीज भी। अभी आज हम मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी लेंथ एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 1 घंटा 43 मिनट बताई गई है। और टीजर ट्रेलर की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है। और ये एक कॉमेडी एक तरह से सीरीज़ है, जो कि ड्रामा कॉमेडी सीरीज़ है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। टीजर ट्रेलर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। हर वीकली ये ट्रेंडिंग पर रह रही है, तो यानी कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके कंटेंट के अंदर, इस वजह से ये आपको देखने को मिली है। और यदि आप ड्रामा सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो ये आपके लिए स्पेशल तड़का होने वाला है और ज़बरदस्त ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस चार पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब हम इस सीरीज़ के बारे में और जानकारी आपको देते हैं। रेंट के उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद मेंजल को उनके तत्काल सफलता का अनुभव नहीं आया, जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। उनका दावा है कि वह बाद में अगले साल 8 वर्षों के लिए अस्पष्टता में फीकी पड़ गई। रेंट की सफलता के बाद मेंजल ने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स पर अपना पहला एकल सिंगल आई कांट बी स्टिल जारी किया। मेंजल ने कॉन्नेक्ट में गुड स्पीड ओपेरा हाउस में समर ऑफ 42 में डोरेपी की भूमिका निभाई। न्यूयॉर्क सिटी सेंटर एंड कोर्स में शीला के रूप में अभिनय किया। हेयर का उत्पादन और ब्रॉडवे पर हेंडा में एम नरेस के रूप में प्रदर्शित हुआ। मेंजल ने मैनहंटर थिएटर क्लब के 2002 के ब्रॉडवे प्रोडक्शन एंड ड्यूला लिपा द वाइल्ड पार्टी में किड के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उसके अन्य ऑफ ब्रॉडवे क्रेडिट और दोनों वेजाइना मालगैस की प्री ब्रॉडवे रेंज शामिल है। आपको बता दूं 2003 से लेकर के मेजुए ने ब्रॉडवे पर किस्टे ने जैन चेस्टर के साथ वीकेंड में अभिनय किया। इसके साथ साथ ही जो मैग्नी के 1995 के उपन्यास वीकेंड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द वीकेंड विच ऑफ द वेस्ट पर आधारित है। स्टीफन शॉर्ट्स और विली हॉन्सन का संगीत था इसमें। सैन फ्रांसिस्को के आजमाने के कुछ समय बाद ही वीकेंड ने 8 अक्टूबर 2003 को पूर्वावलोकन करना शुरू किया, जिसकी आधिकारिक शुरुआत 30 अक्टूबर को हुई। पश्चिम की गलती समझे जाने वाली वीकेंड विच अल्फा के रूप में मेंजल को प्रदर्शन की आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्होंने 2004 का पुरस्कार जीता। संगीत में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार मेंजल के चरित्र में उन्हें समर्पित प्रशंसा वर्ग भी अर्जित किया। विशेष रूप से युवा लड़कियों के बीच उन्होंने अपने गलत समझे हुए चरित्र के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और साथ ही समलैंगिक अनुयायी भी उन्हें शो के ओरिजिनल ब्रॉडवे कास्ट ओबीसी रिकॉर्डिंग के लिए सुना जा सकता है। 8 जनवरी 2005 को नैनांतिम प्रदर्शन के दौरान पिघलने वाले दृश्य के दौरान वह एक जाल के दरवाजे से गिर गई, उनकी नीचे की पसली टूट गई। इस चोट ने उन्हें 9 जनवरी को अपने अंतिम शो में प्रदर्शन करने से रोक दिया। हालांकि मेंजल ने इस प्रदर्शन में लाल ट्रैक सूट पर एक विशेष उपस्थिति जारी की और अपना आखिरी गाना प्रस्तुत किया और 5 मिनट तक खड़े होकर उनका अभिनंदन किया गया। मतलब जो ऑडियंस थी ना वो अपनी सीट से खड़ी हो गई, उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई गई। मेंजल की एक जगह
अल्फा बैंड स्टेरॉयड शोषणापीन ने ले ली थी। 2010 में ब्रॉडवे कॉम के पाठकों में उस समय की 11 अभिनेत्रियों में से मेंजल अपना पसंदीदा अल्फा कलाकार चुना गया, जिन्होंने ब्रॉडवे पर यह अधिक किरदार निभाया था। वीकेंड के बाद मेंजल पब्लिक थिएटर में सी वाइट आई वानासी प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडवे में दिखाई थी, जो एक माइकल जॉन्ग लुचिएसा द्वारा लिखित संगीत था, जिसका प्रदर्शन दिसंबर 2005 में समाप्त था, जिसके लिए उन्हें ड्रामा डेस्क अवार्ड और ड्रामा लीग अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने 27 सितंबर 2006 को लंदन के ओलंपिक विक्टोरिया थिएटर में वीकेंड के वेस्टर्न प्रोडक्शन में अपनी टोनी पुरस्कार विजेता भूमिका के लिए अल्फा में रूप में दोहराया। उन्होंने हेलन डेलीमेटर के साथ गिल्डा और एडम गर्सिया के रूप में अभिनय किया। फिक्सोरा के रूप में अपने प्रदर्शन के दौरान वे वेस्टर्न के प्रति उस सप्ताह $30,000 की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला कलाकार थी। मेंजल ने 30 सितंबर 2006 को अपना वेस्टर्न रन पूरा किया। उनकी जगह अल्फा स्टंट बाय कैरी हेल्सी ने ली। मेंजल ने 2022 से 2023 तक 2022 से और 12 मेंजल ने 12 से 13 मई 2018 तक लंदन ऑफ अल्बर्ट हॉल में संगीत में शतरंज की 21वीं वर्षगांठ के लिए संगीत कार्यक्रम में एरिक कैलाश, एकल मैसन और जॉनी क्रिएशन के साथ एल्फोरा में भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने 11 से 13 जुलाई तक पावर हाउस थिएटर में स्टीवन सेंटर के डंकन शेक के संगीत में नीरो का वादन किया, जिसमें उन्होंने नीरो की मालकिन पोपिया की भूमिका निभाई। उसके साथ ही गली की सह कलाकार ली मिशेल और कलाकिया काउडेट के रूप में जेरी कॉल्सन, नीरो के रूप में माइकल ऑर्डन शामिल थे। ऑक्टेविया के भाई वैक्टेंस के रूप में 28 फरवरी 2013 तक मंजल ने एक टॉम किट के साथ साथ एक बहुत ही प्रदर्शन दिया गया। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपका शेयर करना हमें खुशी देगा और आपके मोटिवेशन, आपका जो लाइक करना है वो हमें मोटिवेशन देता है। आपके जो मोटिवेशन आता है आपके लाइक से, वो बहुत ही अच्छा लगता है और हमें इसी तरीके के नए नए वीडियो बनाने में मदद करता है। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इससे ही आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ऑडियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब हम इनके बारे में और जान लेते हैं। तो अभी अब तक अपन बात कर रहे थे 2007 बात की, 2017 से 18 तक 16 की अपन ने बात की। अब 17 में आपको बता दूं कि फ्रोजन की ये सब हो गया फ्रोजन की सफलता के बाद। अब आपको मैं बता देता हूँ 2023 में मेंजल ने सेटल को साथ पुनर्मिलन करते हुए आने वाली सबसे उम्र की कॉमेडी यू आर सो इनवाइटेड मेडवा में ब्री फॉर्डमैन की भूमिका निभाई है। दोस्तों, सेमी कोहेन द्वारा निर्देशित था। ये फिल्म के सह कलाकार मेंजल और सैडलर यहूदी माता पिता के रूप में एक किशोरी लड़के की परवरिश कर रहे हैं, जो अपने बैड मिट्सवा की तैयारी कर रही है। मेंजल ने पहले अपने अनकट जेम्स और सैडलर की पत्निका की भूमिका निभाई थी, जबकि सैडलर के वास्तविक जीवन की पत्नी और बच्चों यू आर नॉट सो इनवाइटेड मैं टू माई बैट्स मिट्सवा के एलबी क्लब के लिए मेंजल सैडलर मेजवा एवी क्लर्क ने कहा कि मेंजल और सैडलर एक अद्भुत और अच्छे रूप से एक क्रोधी जोड़ी है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि एक बेहद प्रामाणिक लगती है और सभी सही नोट्स पेश करती है। यह मैथ्यू जेडवाइट द्वारा निर्देशित अमेरिकन मर्डरर्स में भी अभिनय करेगी। ये आप दोस्तों मैं बता रहा हूँ जिसके अमेरिकन मर्डरर में भी, तो ये मैथ्यू जेडवाइट का जो इनके आगे आने वाली मूवी है, जो COVID-19 की महामारी के दौरान मेंजल ने अपने बच्चों के लिए इंडिया ट्री हाउस नामक एक बिल्कुल नई यूट्यूब श्रृंखला बनाई थी और लॉन्च की थी। श्रृंखला को मेंजल उनके लॉस एंजलिस स्थित घर ट्री हाउस से दिखाया गया था, जो उनके मूल रूप से उसके बेटे वॉकर एथलेटिक्स के लिए बनाया गया था। और मेंजल उसके परिवार के दोस्तों, गीतों, कहानी प्रस्तुति के साथ एक पूरा शेट शामिल है। दोस्तों, अब आवाज़ और प्रभाव के बारे में बात करूँ तो मेंजल के पास मेंजो सोपैन वोकल
मेजो सोपेन वोकल रेंज जो लगभग 3 सप्ताह तक फैली हुई है। पिट्सबर्ग फोर्ड गट्स के लिए शोरेन ने एड्सवर्क्स में लिखा है कि मेंजल को आवाज़ को कॉकटीज से लेकर फ्लैट आउट ब्लैकर के बीच सब कुछ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और एक मंच उपस्थिति के साथ मैच जो आमतौर पर मेजो सोप्रेन का लेवल दिया जाता है। लेकिन इतने दिलचस्प तरीके से किसी को धोखा क्यों दिया जाए? एबिसर ने कहा कि वह गीतों को उतनी ही व्याख्या करेगी जितनी एक अभिनेत्री गायिका के रूप में करती है। उसका मानना है कि इसी से संगीत और उसके प्रश्नों के साथ पूरा जुड़ाव निहित है। मेंजले को ब्रॉडवे अभिनेत्री एथेल मर्मन के साथ एक मज़ेदार सोपैन के रूप में वर्णित करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टीफन हॉर्डन ने लिखा कि जब वह बेल्ट बजाती है तो जो उसे दोना पैदा होती है उससे तो वह उस अस्तित्व में अंतर्निहित एक मौलिना रोना है जो उस बात पर जोर देता है कि हम सुने और ध्यान दें। होल्डर्स ने देखा कि गाने की पसंद के आधार पर उनकी आवाज़ बच्चापन और मांग भरी यह भव्य और शाही लगती है, इस बीच बीच में बदलती रहती है। बेल्विक और एंड्रेस और गेयू के अनुसार मेंजल के पास अपनी पीढ़ी की सबसे अनोखी आवाज़ों में से एक है। वह लचीला अल्टो जो अपने मध्य रजिस्टर मधुर और लड़कियों जैसा हो सकता है, फिर भी आसानी से उच्च सी से ऊपर प्रभावित सी नोट्स पर पहुंच सकता है। फ्रोजन गीतकार मिस्टर एंडरसन लोपेज ने मेंजल की आवाज़ को एक गर्मजोशी से गले मिलाना के रूप में वर्णित किया है, जिससे इस गर्मजोशी और इस भेदता को कम किया है। जब वह बड़े विशालकाय गाने गाती है तो वह बस आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। मेंजल को उसकी सिग्नेचर हाई बेल्टिंग शैली के लिए जाना जाता है। कैनेडी सेंटर की वेबसाइट मेंजल को ब्रॉडवे बेल्टर का एक प्रमुख उदाहरण बताती है जो अपने लाभ के लिए तकनीक का उपयोग करती है। थिएटर समीक्षक चार्ल्स विडवर्सन ने कहा है कि गायिका की एक आवाज़ जो बिल्कुल उसकी अपनी है, वह इस महान बेल्ट और एक महान रेंज के साथ पूरी लिस्ट विशेषता बताता है। द अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन की मेलेना रंगेनरी ने मेंजल की आवाज़ को एक कर्कश जो कभी न कभी चीखने की ओर मुड़ जाती है, वह जब तक कि वह सहजता से खुद पर काबू नहीं कर लेती आश्चर्यजनक से इसे एक और पायदान के ऊपर उठा लेती है के रूप में वर्णित करती है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम कंटेंट से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करते, पूरा कंटेंट बनाते हैं, हम आपको इनके बारे में पूरा बताते हैं। और अब मेंजल का मानना है कि ब्रॉडवे सभी उम्र की महिलाओं के लिए सबसे आकर्षित भूमिकाएं पेश करती है, जबकि हॉलीवुड उम्रभाव और लिंगवाद में कहीं अधिक दोषी है। मेंजल ने युवा महिलाओं के प्रति रोल मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाता है, विशेष रूप से एल्सा को उनकी भूमिका के कारण, जिससे उन्हें मुख्य रूप से महिला फ्रोजन परिचयों के लिए एक बीच बड़ा प्रशंसक बना दिया है। हालांकि वे एक रोल मॉडल के रूप में अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है, जिन्होंने कहा कि वह अपने निजी जीवन में हमेशा एक रोल मॉडल की तरह महसूस नहीं करती और कई बार अपनी जिम्मेदारी उठाने में असहज महसूस करती है। तो दोस्तों इनकी पर्सनल लाइफ आ गई है। अब मेंजल ने 11 जनवरी 2003 को टाई डिक्स से शादी की। उनकी मुलाकात 1995 के रेंट मूल के उत्पादन के दौरान हुई थी, जिसमें डिक्स ने जमींदार बेंजामिन कॉफिन थर्ड की भूमिका निभाई थी। वे कई फिल्मों में एक साथ दिखाई देंगे। 2 सितंबर 2009 को उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। 2013 के अंत में वह बताया गया कि मेंजल और डिक्स शादी के 10 साल बाद अलग हो गए थे। मेंजली ने अभिनेता आरोन लार के साथ डेटिंग शुरू की। अगस्त 2015 तक उन्होंने एन कियोलान जेंजलिस के साथ एक साथ घर खरीदा और 23 सितंबर 2016 को मेंजल ने यह घोषणा की कि उसकी और लोहर की सगाई हो गई है। उनकी शादी 22 दिसंबर 2017 को उनके घर के पिछवाड़े समारोह में हुई। मेंजल एक नारीवादी के रूप में अपनी अलग पहचान बताती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कभी इन मजबूत महिलाओं की भूमिका निभाती हूँ, तो लेकिन वह सिर्फ मजबूत ही नहीं, वह कैसी भूमिकाएं जो वास्तव में गहरी भेद्यता और उन्हें अपनी ताकत का दोहन करने की यात्रा से गुजरना पड़ा। यह है शक्ति। अब इनके डोनेशन वगैरह की बात कर ले तो मेंजल ने 22 मार्च 2009 को न्यूयॉर्क में वार्षिक चैरिटी कॉरपोरेशन बाल एंड नाइट ऑफ 1000 गाउन में इम्पीरियल कोर्ट के मानक उपाध्यक्ष से उन्होंने एंजल जॉनी पेंटिग्लुवेडी जॉन कैम्पटन लूथर शिटर जॉन लॉर्ड रॉबर्टसन के साथ शीर्षक साझा किया। 17 मई 2009 को मेंजल ने रॉक क्लॉक अकादमी समन्वय के पैस अकादमी विविधता के कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के लिए अटलांटा जॉर्जिया में एक विशेष लाभ संगीत कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया।
इस आयोजन के परिणाम स्वरूप रॉन कला अकादमी के छात्रों के पेस अकादमी में भाग लेने के लिए 2 छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण प्राप्त। इस कार्यक्रम का आयोजन भी मेजबानी पेस अकादमी के पूर्व रैंड कॉट सदस्य के वर्तमान और विविध कार्यक्रम निर्देशक फिलिप मैड्रिक द्वारा की गई थी। 2010 में मेंजल ने कला में युवाओं को प्रदर्शन करने के साधन के रूप में तत्कालीन पति डायर डिक्स के साथ ए बैंडरवे फाउंडेशन की स्थापना की। ब्रॉडवे शिविर कार्यक्रमों, थिएटर और कार्यशाला और नवीन शैक्षणिक प्रोग्रामिंग में प्रायोजित करता है, जो पेशेवर प्रदर्शन का अनुभव करने के लिए छात्रवृत्ति और अवसर प्रदान करता है। 2011 की गर्मियों में क्रेब ब्रॉडवे ने मेंजल और टॉय डिक्स सहित प्रशंसित पेशेवर ब्रॉडवे कलाकारों की एक टीम द्वारा संचालित 10 दिवसीय प्रदर्शनी कला परिसर में कम सेवा वाले मेट्रो न्यूयॉर्क समुदाय की लड़कियों का स्वागत किया। इस शिविर के दौरान लड़कियों ने ब्रॉडवे कलाकारों के साथ मिलकर एक मूल संगीत लिखा, जिसे न्यूयॉर्क के एक थिएटर में प्रदर्शित किया गया। शिविर मैसाचुसेट्स के लेनॉक्स में बेलवाइट टेरेस संपर्क कैंपेन आयोजित किया गया था। मेंजल से द टेवर प्रोजेक्ट के लिए गिव एंड डेमन कैंपेन, एक सार्वजनिक सेवा घोषणा का फिल्मांकन और एक टी शर्ट डिज़ाइन करना और एक NHLOH अभिनय जैसे संगठनों द्वारा साझेदारी करके लंबे समय के एलिजिबिलिटी अधिकारों का चैंपियन बनाया। उनकी ट्रेडमार्क ट्रॉफ एंड ट्रेड साइलेंस तस्वीरों को के लिए एक पोस्ट देते हुए अप्रैल 2014 में मेंजल ने ब्रॉडवे शो ऑफ थैन में डोनेशन के लिए दान जुटाया। ब्रायन केट व फ्रेंशियर एंजली वाशिंगटन में ब्रॉडवे केयर्स इक्विटी के साथ फाइट स्लॉट स्पॉनर की प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी। 2022 में मेंजल ने अपनी बहन कारा मल्टर के साथ मिलकर बच्चों के लिए किताब लिखी, जिसे जैकलिन संकेट के 2 चित्रों के साथ लाउंड माउस कहा गया। ये किताब डी नाम और एक चूहे के बारे में अर्ध कथा आत्मकथा है, जिसे जोर से गाना सुनना पसंद है। पुस्तक 27 दिसंबर 2022 को डिज्नी हाइपरियन के द्वारा प्रकाशित की गई। पुस्तक के प्रचार में मेंजल को 23 सितंबर 2022 को द लाउड माउस सॉन्ग भी जारी किया, जिन्होंने लारा वोल्टेज के साथ सह लिखा था। मैंने आपको बताया था कि 1995 से वर्क करते आ रही हैं। तो सबसे पहले इनकी फिल्म में जो इन्होंने वर्क किया था 2001 से शुरू किया था। जेसिका स्ट्रीम को चूमना एक वर्क की इन्होंने भूमिका निभाई 2001 में, और 2002 में सिर्फ एक चुम्बन ओनली वन इन केस, इसमें लिंडा की भूमिका निभाई। 2004 में टवानी और टोलबुथ में जेसी रिचर्डसन, हेलरे कोटसन पैटरसन। 2005 में किराया मॉरी जॉनसन। 2006 में दूल से पूछो वेरा बेरकी की भूमिका निभाई। इसके बाद 2007 में सोजवेन द रोड टू शो ब्रॉडवे स्वयं की भूमिका निभाई। इसके बाद जादू नेक्सी ट्रॉयमैन की भूमिका निभाई। उसके जस्ट आगे की बात करूँ तो दोस्तों 2013 में जमा हुआ, इसमें एक शॉर्ट फिल्म थी। इसके बाद जमा देने वाला बुखार 2015 में। 2017 में ओलिव द फ्रोजन एडवेंचर एक्स एल्सा, इसमें आवाज़ दी गई थी इन्होंने। 2018 में सल्फ में इंटरनेट को तोड़ा, इसकी आवाज़ थी। 2019 में बिना कटे रत्न दीना स्नाइडर जमे हुए दित्ती एल्स की आवाज़ दी। 2021 में सिंड्रेला विवियन की भूमिका निभाई इन्होंने। 2022 में अमेरिकन हत्यारा में नानी की भूमिका निभाई। 2022 में मोहभंग नैन्सी ट्राइमेट की भूमिका निभाई। इसके बाद 2023 में आप मेरे मेड स्वाब में सावल आमंत्रण ब्रीफ हिडमन में वंस अपॉन ए स्टूडियो एल्सा आवाज़ की भूमिका निभाई। उसके जस्ट बाद टेलीविज़न में आपको बताया 1995 से हरक्यूलस एनिमेटेड श्री सरस की आवाज़ एपिसोड हरक्यूलस ऑफ द सागा सीरीज। इसके बाद 2004 में मुझे बचाओ तराना की भूमिका निभाई। इसके बाद 2005 में केविल हिल टीवी सीरीज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये फ्रांसीसी प्रेडकास्ट। इसके बाद स्काउट स्टेज स्वयं की भूमिका निभाई। फिर नीजी प्रैक्टिस लिसा किंग की भूमिका निभाई। 2009 में वह शानदार प्रदर्शन फॉलोइंग बॉसी की भूमिका निभाई। एपिसोड बेस्ट इन कॉन्सर्ट में 2010 से 11-13 तक उल्लास शेल्बी कोरन की भूमिका निभाई। इसमें द ब्रॉडवे उत्सव द हाइडिया, उसमें 2010 में एक पालतू जानवर दिलों की रानी की आवाज़ निभाई। फिर सेसमे स्ट्रीट 2010 में। फिर 2011 में उल्लास परियोजना इदीना मेलजेफ लाइव सिम्फनी के नंगे पाव स्वयं की भूमिका निभाई। इसके बाद 2013 में ब्रॉडवे कॉम शो किया इन्होंने। 2015 में ऐसे करके इनकी बहुत सारी लिस्ट है दोस्तों। तो
वीडियो गेम भी करा इन्होंने, डिग्री ऑफ कि मैं डिस्कोग्राफी भी किया, रंगमंच भी खेला। 1995 से इन्होंने पहला रंगमंच से शुरुआत की, जिसके बाद टीवी सीरीज में आई, इसके बाद ये फिर मूवी में आया और ये गायिका वाई करती रही। संगीत कार्यक्रम 1998 3 नंबर का इनका पहला था उसका शीर्षक था मैं भी सिर्फ भ्रमण पर भ्रमण नहीं कर सकता। ऐसा करके अन्य बहुत सारे इन्होंने काम किए। लिथियम वेलाइज के बम कास्टिंग गेस्ट भी बनी। 1995 में इन्होंने सबसे पहला ओबी पुरस्कार जीता था विशेष उद्धरण के लिए। 2002 में ड्रामा डेस्क पुरस्कार, 2000 टोनी पुरस्कार 2000 में मिला सबसे पहला। और ये संगीत क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट अभिनेत्री और संगीत में सबसे संगीत अभिनेत्री के लिए मिला था। स्काउट क्रिटिक्स अवार्ड इन्हें वापस मिला 2004 में और संगीत में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 10 में से 6.1 की रेटिंग इसमें बताई जा रही है। 6.1 की रेटिंग है 10 में से, जो कि ठीक ठाक है। बाकी ड्रामा सीरीज़ है, फैमिली के लायक है, आप इसे फैमिली के साथ भी एक तरह से देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। और यदि आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी नेटफ्लिक्स के किसी भी सीरीज़ के बारे में जानना हो या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या HBO स्टेन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की सभी की एक तरह से एक्सप्लेनेशन, सीरीज, मूवी सभी हम एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। उनके बारे में प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग सारे कुछ जानकारी आपको बताते रहते हैं। हम अलग अलग पार्ट बनाकर अपलोड नहीं करते कि एक्सप्लेनेशन अलग, रिव्यू अलग, ये अलग, वो अलग। हम सीधा एक वीडियो बनाते हैं एक टॉपिक के ऊपर, वो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। कभी डबल वीडियो नहीं बने, बाई चांस यदि कोई सीरीज हो उसका पार्ट 2 हो तो हम ज़रूर उस पर 2 वीडियो बनाते हैं। बाकी एक वीडियो आपको देखने को मिली होगी हमारे चैनल पर। वैसे इस सीरीज यानी इस मूवी के ऊपर हमने वीडियो एक ही बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी और कोई पार्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम इसके बारे में और इसकी कास्टिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। वापस ही जीत गई थी। इसके बाद 2013 में इन्हें मिला विश्व संगीत पुरस्कार, फिल्म के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए इन्हें मिला। और फिर इसके बाद है ना 2014 में टीन चॉइस अवार्ड पसंदीदा अभिनेत्री की आवाज़ के लिए इन्हें चुना गया था और ये जीत गई। फिर 2014 में बिलबोर्ड अमेरिकन संगीत पुरस्कार, बिलबोर्ड अवार्ड शीर्ष साउंड ट्रैक और शीर्ष स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए भी इन्हें मिला और ये वापस जीत गई। अभी तक इन्होंने टेलीविज़न सीरीज के लिए एक भी नहीं जीता, बाकी अदर ये जगह पुरस्कार जीत चुकी है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम बात करते हैं और अदर स्टार्स की। इनमें बहुत सारे स्टार्ट हैं, इसी में से एक दूसरे स्टार्स हैं उनका बात कर लेते हैं, जिनका नाम है शारा शेरमैन। शारा शेरमैन इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1993 को, जिन्हें पेशेवर तौर पर सारा स्क्रीमर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकी हास्य कलाकार, अभिनेत्री और पटकथा लेखिका भी हैं। दोस्तों ये एक कॉमेडी कलाकार हैं, कॉमेडी एक्ट्रेस है और पटकथा यानी मूवी लिखने वाली है। शर्मन को वास्तविक और बॉडी हॉरर कॉमेडी का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। वे अक्टूबर 2021 में अपने 47वें सीजन में शुरू होने वाली NBC केज कॉमेडी श्रृंखला सैटरडे लाइट्स में लाइव में एक विशेष खिलाड़ी बन गई। उनके अर्लियर लाइफ के बारे में बताया कि शर्मन का जन्म पारपोषण जो है उन्होंने 2014 पालन पोषण न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में, उसके साथ साथ ही आपको थिएटर में स्नातक की 2000 आइलैंड यहूदी परिवार में उन्होंने 2014 में नेट हाउस स्कूल में हाई स्कूल के साथ साथ एक नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ थिएटर डिग्री के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही आपको बताऊं उनके करियर के बारे में तो नॉर्थ वेस्ट में कामचलाऊ टीम नहीं बनने के बाद शर्मन को स्टैंड अप कॉमेडी में रुचि हो गई। स्नातक के बाद उन्होंने शिकागो में रहने का फैसला लिया गया। मेगल स्टार्टर जैसे हास्य कलाकारों के साथ दोस्ती की और ल्यूक ट्रेटर, डेवन पाउट, वाइटसन फेयर, स्कॉट एल्सन के साथ हेल्पर टाइमर का एक मासिक शो किया। दोस्तों इनका करियर तो ये था। शर्मन ने अपने मंच के साथ सारा स्कीम के तहत प्रदर्शन करना शुरू किया, जो एक हाई स्कूल उपनाम से पैरिट
हाई स्कूल नाम से प्रेरित था। उसे शोर मचाने वाले संगीतकारों के साथ साथ एक हास्य कलाकार के रूप में भी बुक किया जा रहा था, क्योंकि उनके दोस्त का एक विश्व रिकॉर्ड क्योंकि उनके उसके दोस्त एक विश्व रिकॉर्ड लेवल चलाते थे। और 18 में उन्होंने प्लेवे शीर्षक के नाम से एल्बर्ट मिसिंग एम्फोनिया का टेलीविज़न डेब्यू किया, जो कि बहुत ही शानदार रहा। इसके बाद 2019 में शर्मन ने अपने कॉमेडियन एरिक आंद्रे के लिए लीग लाइन एवर थिंकिंग की शुरुआत की। एरिक आंद्रे शो द 3 बीजी बैट्स ऑन मैजिक फॉर ह्यूमंस की लेखिका भी थी। जस्ट फॉर लव्स फेस्टिवल एक स्टैंड अप सेट करने के बाद शर्मा को लंबे समय से चल रहे एनबीसी स्केच कॉमेडी में शो सैटरडे नाइट्स क्लब के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया। उन्होंने पहले एसएनएल निर्माताओं के लिए कुछ शोकेस करने के लिए कहा गया था और उन्होंने कुछ चरित्र आधारित काम करने का प्रयास किया जो उनके अनुसार कमबख्त बेकार था। बाद में उन्होंने अपने नवसाथी आगंतुकों और जस्टिस आर्सन जॉनसन के अरस्तु अदारी के साथ साथ इसके 47वें सीजन के लिए एक विशेष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। एनएसएल नियुक्त होने से पहले उनके घृणित वीडियो के कारण प्रबंधकों ने उनके काम पर रखना बंद करने देने के कारण उसे रोजगार ढूंढने में परेशानी हुई। शर्मन को अपने असामान्य और तीर्थवादी कबड्डी शैली का अपना प्रभाव खोए बिना ऐसा मैन ने अपनाने के लिए आलोचकों से प्रशिक्षण मिली। कॉल राइटर्स ने लुका वाटिका में लिखा, शर्मन निश्चित रूप से एनएसएल यानी टिम रॉबिन्स, कॉमिक मून आदि पर प्रदर्शित होने से पहले अपने अपरंपरागत हास्य अभिनेता नहीं है। हालांकि इस तथ्य से वे के बावजूद उनकी सफलता उन्हें उल्लेखनीय बनाती है जहाँ अभिनेता अभिनय पसंद करते हैं। और रॉबिन्सन को अक्सर यह महसूस होता है कि असफल उन्हें अपनी सामग्री को कम करना होगा। शर्मन ने अपने शो में विशिष्ट संवेदनाओं को प्रसारित करने के लिए आविष्कारिक वैकल्पिक तरीके ढूंढे। वल्कपर ने, जेसी हॉरिसन ने ऑस्कर अवार्ड, चार्ली वेकनसन ने और चार्ली एक्स से शर्मन के मिड बॉक्स स्केच को सूचीबद्ध किया गया और सीजन में सर्वश्रेष्ठ के साथ एक स्वरूप में अभिषेक किया। भीड़ भरे मौसम में एक स्केच को ऐसा देखना विशेष रूप से ताज़ा था जो अपने स्टार की संवेदनाओं को इतनी स्पष्ट और अभिव्यक्तिक तरीके से महसूस करता था। 2022 में शॉन को रियलिटी कॉमेडी शो स्क्विल जैकस फॉरबैक में पटकथा लेखक का रूप में शेयर किया गया। शर्मन ने नेटफ्लिक्स के लिए एडम सैंडलर की कॉमेडी फिल्म यू आर नॉट इनवाइटेड टू माई बेल्ट मिडवा इमली गुडमैन और इंदा मैसरी के साथ अभिनय किया और उनके वीडियो गेम उनके हाई ऑन के लिए डाउनलोड करने के लिए योग्य शरीर के रूप में एक लिया गया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म निगोमा में एमी कैडवर्सन के रूप में भी लिया गया था। और इनके प्रभाव की बात करें तो शर्मन ने कहा कि उनके हास्य प्रभाव एनी फेसल, द नैनी, गोल्डन बर्ल्स, पीजी प्ले हाउस, द रैन ऑफ मैड्रिक शो जैसे टेलीविज़न शो में शामिल है। उन्होंने मैकडोनल्ड्स को अपनी एनएचएसएल कार्य पर प्रभावित के रूप से उद्बुद्ध किया। वह थोड़ा उपद्रवी था, मैं उससे संबंधित हूँ क्योंकि वह कभी भी खुद जैसा नहीं था। जब उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया था तो वह टॉड बेरी, मारिया बैम्फोर्ड, क्रिस्टल शॉल जैसे हास्य कलाकारों में से प्रभावित हो गई। राजनीतिक विचार 2020 में शर्मन ने 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए बर्नी सैंडर्स को समर्थन किया था। वह अमेरिका की डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की भी सदस्य हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इनका जन्म 7 मार्च 1973 हुआ था। इस हिसाब से इनकी 7 मार्च 1993 को हुआ था। 1993 में हिंदी में बोले तो इनकी उम्र इस हिसाब से 30 वर्ष हो रही है। शी इज़ अ 30 ईयर्स ओल्ड, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में यूएसए की रहने वाली है। अल्मा सेंटर से इन्होंने पढ़ा गया है। इनका दूसरा नाम है सारा स्मिथ्स। नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े। हास्य इनके व्यवसाय हैं हास्य अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक। तकरीबन 2014 से अब तक ये काम करती है। हरियर इनका एक टेलीविज़न शो आता है शनिवार की। दोस्तों अब एक नए कलाकार के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंदो मोसेरी। इनका जन्म 17 अप्रैल 1978 को हुआ। ये एक इजराइल अभिनेता, आवाज़ अभिनेता मतलब वोकल आर्टिस्ट, संगीतकार, निर्देशक और टेलीविज़न प्रस्तोता है। दोस्तों इनकी जीवनी के बारे में बताता हूँ। अर्लियर लाइफ। मोसेरे का जन्म तेल अवधि में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके माता पिता सफ़ेदी मिज़राह मूल के थे और माँ एस्कनाजी मूल की थी। बाल कलाकार होने के अलावा उनकी शिक्षा एरिसन कैंपस में, बाद में उन्होंने थेल्मा योलिसन हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया। उनकी 18 साल की उम्र में इजराइल सेना में भर्ती कर दिया गया था और सेवा
निवृत्ति के बाद उन्होंने तेल अवीव में निसार नेवेट स्टूडियो में अभिनय करने का अध्ययन जारी रखा। दोस्तों 17 अप्रैल 1978 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनके ऊपर अभी 45 ईयर्स ओल्ड है। तेल अवीव इजराइल के रहने वाले थे। वोकल आर्टिस्ट के संगीतकार और ये 1987 से वर्क करते आ रहे और ये अभी तक ताल मौसेरी जो कि खुद एक अभिनेता है वो इनके भाई हैं मौसेरे। अब इनके टेलीविज़न करियर के बारे में, फिल्मी करियर के बारे में कर लेते हैं। टेलीविज़न मौसेरी अपनी पहली उपस्थिति 1987 में बच्चों का कार्यक्रम टॉप सिम कार्यक्रम टॉम फेस शोश में हुई। उन्होंने कई अन्य इजराइल टेलीविज़न शो में भाग लिया और उन्हें सर्विस ऑफ न्यूटेड ऑफ मैटर ऑफ द टाइम शामिल थे। 2006 और 2016 के बीच उन्होंने पोलिस द आर्बिटर द नाउस फेडरस में अतिथि की भूमिकाएं मिली। 2020 तक उन्हें द ज्यून और कमिंग में भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गई। इसके अध्ययन के दौरान अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने कई छात्र फिल्मों में भाग लिया और 2013 की फिल्म स्ट्राइल टू हेवन, 2004 की फिल्म लेट रिएक्शन और 2006 की फिल्म ऑफ साइड में भाग लिया। मैसूरी की कुछ अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाएं भी हासिल की है। 2008 में वे एडम सैडलर अभिनेत्री यू डॉट मैस विद जोहन में ओरी सुमिलस की भूमिका निभाने वाले केंद्रीय कलाकार थे। उन्हें 2011 की फिल्म बर्ली लॉर्सन्स बॉर्न टू द स्टार में एक बार फिर से साथ काम किया, जिसमें बर्फी लॉर्सन निर्माता थे। डबिंग के बारे में बात करें तो पूरे वर्षों में मैसूरी ने एनिमेटेड टेलीविज़न शो और फिल्मों में हिब्रू भाषा में डब करने में बहुत अधिक भाग लिया। टेलीविज़न के लिए उन्होंने स्पंज वॉइस कैप्टर व शीर्षक चरित्र की डबिंग के लिए ध्यान आकर्षित किया। कॉर्ड कैप्टर सकूरा में टॉय कैनोपा, जैकी चैन एडवेंचर, जैनी चैन पोकेमैन में स्मेट, टीनेजर्स म्यूटा निंजा टर्टल में लियोनार्डी, सोनिक एक्स में सोनिक, सुपर मारियो ब्रदर्स में शो में किम कुपा को भी डब किया। ट्रांसफॉर्मर कोलस, मॉडर्न मिल्टा बैटमैन, रोमेचे स्मैट, ऑस्कर ऑफ द क्राउच ऑफ द पावर फ्रॉम गर्ल्स में फंजी ओलंपिक्स और अन्य के लिए उन्होंने डबिंग का कार्य किया। मौसेरी की फिल्म डबी भूमिकाओं की फिल्मों में स्पंज बॉय की भूमिकाओं को दोहराया गया। उन्होंने पहली फिल्म के लिए आवाज़ निर्देशन के रूप में काम किया। उन्होंने बच्चे के रूप में अपना पहला डबिंग योगदान में ओलिवर एंड कंपनी में ओलिवर को आवाज़ देते हुए किया। उनकी अन्य भूमिकाओं में स्टूडियो लिटेट्स में रॉड शामिल है। उन्होंने लिटिल थ्री कॉलेज ऑफ द लाइस किंग्स में गेसोवर की जगह कुंग फू पांडा की क्रेन, मेडास्कर में पार्टी, टेजर जैम्पेड हॉकिन अल्फा इन अप्स एंड रोड में स्टूडियो ऑफ द लिविट को आवाज़ दी। इन कॉमेडीज में क्रिस्टी प्रोफेसर किंग, द सिंपल्स मूवी में ओटो द लॉयन किंग में सेकेंड, प्रिंस सिम्बा, प्राइड, द फिश इन कैट इन द हैट, बैटमैन बियॉन्ड रिटर्न ऑफ द सब, इतनी सारी मूवियों में इन्होंने डबिंग की है जो कि अनगिनत है। स्टेज की बात करें तो बचपन में मौसेरी मंच पर बहुत सक्रिय थे। उन्हें किशोरावस्था के दौरान इजराइल रक्षा बलों में थिएटर संगठन में अभिनय शुरू किया। उनके मुख्य रूप से पेशर थिएटर में प्रदर्शन किया गया और उन्होंने द किंग एंड आइट लाइफ मैकबेथ में नाटक रूपांतरण में अभिनय किया। उन्होंने 2006-2019 के बीच किडल ऑफ द रूफ में एक मंच रूपांतरण भी अभिनय किया। स्पेशलिस्ट में द अनुकूलन मोशेरा में पोरिशा थिएटर, बीट लैटिन थिएटर के साथ हाइफा माइक थिएटर में भी काम किया। संगीत की बात करें तो 1992 और 1995 की मौसेरी तेल अवीव धूप बैंड का सदस्य था। 2002 में उन्होंने द स्पोकन वर्ड्स एंड एल्बम जारी किया, जिससे उन्होंने हेड जर्सी म्यूजिक के साथ हस्ताक्षर किया। उन्होंने 2012 में लीडर डैनिनो के साथ एल्बम के साथ एक संगीत भी प्रस्तुत किया। मौसेरीस ने द कैप्टन एंड द गेम मास्टर और द बियर्स आइलैंड जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न शो में शुरुआती गीतों में हिब्रू भाषा में भी प्रदर्शित किया। इनके व्यक्तिगत मौसेरी लोकप्रिय अभिनेता और मनोरंजन व्यक्ति वाले मौसेरी के ये छोटे भाई हैं। उन्हें कुछ समय के लिए अभिनेत्री अल्ला रोजसेंजवेंग को भी डेट किया गया। दोस्तों ये तो थी इनके बारे में। अब हम जानते हैं अगले वीडियो के बारे में। दोस्तों अगर आपको कुछ भी
आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हमने ये वीडियो में ये छोड़ दिया गया है या ये छोड़ दिया है, तो उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। आपको जो कोई अपकमिंग मूवी है उसके बारे में भी जानना हो, या कुछ भी स्टोरी जाननी हो, या फिर किसी से भी रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा हो, तो वो हमें बताइए। उस पर हम वीडियो बनाएंगे और जल्दी जल्दी आपके सामने लाइक की बात करेंगे। लुइस गुंजमैन की बात करते हैं, जो सबसे बढ़िया कैरेक्टर है, इनके बारे में बात करते हैं। लुइस गुंजमैन का जन्म 28 अगस्त 1956 को हुआ था। ये प्यूर्टो रिकॉन अभिनेता है। उनका करियर 40 वर्षों से अधिक रहा है। इसमें कई फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाएं भी शामिल हैं। पॉल थॉमस एडिसन की फिल्मों बूगी नाइट 1997, मैंगलोनिया 1999 और पंच ड्रग लाइव 2002, स्टीवन सोडरसबर्ग की फिल्म आउट ऑफ द साइट 1998, द लाइमी 1999 और ट्रैफिक 2002 में दिखाई दी। उनके साथ उनके अन्य फिल्म क्रेडिट में Q&A हुए। टेलीविज़न पर उन्होंने HBO में जेल ड्रामा खोज को 1998, 2002 में राउल द सेंट हॉर्न में नार्कोस, 2015 में जोन्स गर्जा रोडविच गाचा और CBS मेडिकल ड्रामा कॉड ब्लैक 2015-2018 जैसी मामा जैसी सॉलेंडर के रूप में विलय किया। परपेचुअल ग्रास लिमिटेड 2019 पर हेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स और बुधवार 2022 को गोमैनेड। कैरियर लाइफ का याद करें तो कंजन का जन्म कैग प्यूर्टो रिको में हुआ और उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर में ग्रीनविच विलेज और उसके आसपास के लोअर ईस्ट साइड पड़ोस में हुआ था। वह लोअर ईस्ट साइड पर सीवार्ड पार्क हाई स्कूल गए। उनकी मां रोज़ा एक अस्पताल में कर्मचारी थे। उनके सौतेले पिता बेंजामिन कॉर्डन एक टीवी मरम्मत करने वाले थे। गुंजमैन ने अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कुछ ही समय बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया और एक अभिनेता के रूप में काम किया। अंततः स्ट्रीट थिएटर और स्वतंत्र फिल्मों में शामिल हो गए। करियर की बात करें तो गुंजमैन कई फिल्मों में क्रेडिट कालिटो राइट टू पावर, पंच एंड लव ड्रिंक, वेलकम टू कॉलेज, सॉनवैक डाइट और द सॉल्टन सी और द लोमैन सीक्रेट की भविष्यवाणी इवेंट्स में शामिल थे। टेलीविज़न कॉमेडी लुइस में विन किया और आई लव द 80 के दशक के साथ साथ आई लव टॉयज़ इसके सीक्वल के साथ साथ आई लव 70 के दशक और आई लव 90 के दशक शामिल है। इसमें टिप्पणीकार हैं। उन्होंने 2007 में HBO की श्रृंखला द जॉन फॉर्म सिनसिनाटी में सह अभिनय किया और एक सीज़न तक चली। 2008 की शुरुआत में गुंजनबर्ग केबोर्ड की बीमारी के लिए एक नेचुरली एंड डेंजर हग्स टीवी विज्ञापनों में अभिनय किया। वह संगीत वीडियो यस वी कैन में भी दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने HBO के लिए हाउ मेक इट इन अमेरिकन में अभिनय किया। उस वर्ष सुपर बाउल के दौरान चलने वाले सीकर्स विज्ञापनों की एक हास्य श्रृंखला में भी दिखाई देगी। गुंजमैन सटन मार्केट में रहता है। गुंजमैन ने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय पद के लिए सेनेटर सनी सैंडर्स का समर्थन किया। 2018 में गुंजमैन न्यूयॉर्क पांचिक में ऑल स्टार विलियम्स के साथ जॉन थेटर के साथ रेस्क्यू के कई सीजन 6 एपिसोड में दिखाई दिए। न केरला सोइज के साथ कॉर्नर वेटर बल्कि शहर के सामुदायिक केंद्र में तबाह करने वाले की सहायता की पेशकश की। तूफान मारियस से टेलीग्रामिनेट के दौरान प्यूर्टो रिको की स्थिति उनकी राय के लिए एम्बेसी के द्वारा गुंजमैन का साक्षात्कार किया और उन्होंने व्यक्त किया कि रिको को जाना होगा और द्वीप पर एक भ्रष्टाचार बड़ी समस्या थी। उन्होंने उम्मीद की कि इसका समाधान हो जाएगा और इसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब दोस्तों इनकी फ़िल्म की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि 28 अगस्त 1996 में इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनकी मैं आपको एक और बता दूँ, इस हिसाब से 28 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र 67 ईयर ओल्ड है। के प्यूर्टो रिको में रहने वाले हैं। ये शिक्षा अमेरिका विद्यालय से अभिनेता 1976 से ये वर्क करते आ रहे हैं और अभी तक ये वर्क करते आ रहे हैं। इनका 76 से वर्क किया। 1997 में इनकी एक फ़िल्म आई थी छोटी आँखें, जिसमें उन्होंने एक बंदी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1983 में विविधता की आई थी, जिसमें जोश की भूमिका निभाई। फिर 1986 में 7 स्त्रियां 7 पाप की लोटो मैन की भूमिका निभाई, जो कि बहुत ही जिससे ये फैम में आए। और कोई पिकनिक नहीं, दिल की धड़कन में गिरोह का सदस्य की भूमिका निभाई। इसके साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारा वर्क किया
है टेलीविज़न सीरीज की है। आपको मैं और बताता हूँ इनके बारे में, जिससे टेलीविज़न सीरीज़ में 1985 से आए थे द तुल्यकारक में, जिप्सी के बीक में, एपिसोड द लॉक्स बॉक्स में। इसके बाद हाल ही में अब करंटली बात करता हूँ द मून गन और डेविल डायनासोर अध्यक्ष परिषद पैना को आवाज़ दी है इन्होंने। एपिसोड लाइक मदर लाइक मून गर्ल है टेलीविज़न सीरीज में। और इसके बाद ओपन न्याय संकट टीवी प्राइम बल्स है, वीडियो गेम बनाई इन्होंने। संगीत वीडियो नवीदान गोरिल्ला आप अमीर है इसमें भी दिखाई दिए गए। इनका पहला पुरस्कार 1998 में फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिकल सर्कस अवार्ड में मिला था सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए, फ्लोरिडा फिल्म स्क्रिप्ट सर्कल अवार्ड। और 2000 लास्ट इन्होंने एक अवार्ड जीता था NAMIC विजन अवार्ड, जो NAMIC विजन पुरस्कार कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जीता था। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो पुरस्कार हो गया इनकी आखिरी मूवी है 2023 में, एक मूवी है जिसका नाम है आप मेरे बेड में आमंत्रित नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम प्रलय है। यदि आपको भी इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों द्वारा बड़ी पसंद की जा रही थी। मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सारी कुछ डिटेल आपको बता दी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।